माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि यह बड़े भाई का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए अच्छे तरीके से एकदम। और अगर अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि टारगेट बोर्ड के बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। जब हम क्लास के अभी आधे घंटे 45 मिनट पहले आप लोग का हम लाइव चैट पढ़ रहे थे, तो दो चार बच्चे ऐसे थे ना जो बिल्कुल गंदी हरकत कर रहे थे लाइव चैट में आकर के। हम बोले तो एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे थे, जो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और वैसे सभी बच्चों को हम सबसे पहले ब्लॉक कर दिए हैं। अब दोबारा वो कभी भी टारगेट बोर्ड चैनल पर कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, कभी चाह करके भी कमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और आगे भी अगर इस प्रकार के बच्चे पकड़े जाते हैं कि आपस में ही गाली गलौज कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में, तो बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको हम बताते हैं, आपको हम सभ्य होना यहाँ पर सिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको ना सभ्यता के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से अलग अपना एक अलग पहचान बने। हम इस पर दिन रात कोशिश करते हैं कि कोई देख करके ये ना बोले कि देखो टारगेट बोर्ड के लाइव चैट में क्या हो रहा है। समझ गए? हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा टीचर आए या फिर कोई कोई अलग से कोई आए और जब टारगेट बोर्ड का लाइव चैट देखे तो फिर वो हमारे बारे में शिकायत करना शुरू कर दे कि देख लो टारगेट बोर्ड का लाइव चैट, बच्चा वहां क्या क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है जो पता चल जाएगा। फिर बताइए हमारा कितना ज्यादा बेइज्जती है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे दो चार बच्चे ऐसे हैं ना जो हमारी बेइज्जती करवाने पर लगे हुए हैं। वैसे बच्चों को तो हम आज चिन्हित करके ना उन्हें हम ब्लॉक कर दिए हैं। हालांकि अगर आगे भी ऐसे बच्चे कुछ करते हैं तो बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीधे ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बात आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है ना, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए है ना, फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से कम 1000 बच्चे जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को शुरू करें। कम से कम 1000 बच्चे तो जुड़ने ही चाहिए। तो चलो मेरे छोटे भाई, सब लोग ना जल्दी जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी। एक बच्चा का कमेंट है कि सर मेरा अनुरोध है कि मेरे से एक समीकरण बीजगणितीय विधि से संतुलित नहीं हो रहा है, उसे आप प्लीज संतुलित कर दें। अच्छा, चलिए हम आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेते हैं और आपके स्क्रीनशॉट का ना हम जवाब जरूर देंगे बच्चों, ठीक है ना। हाँ, जरूर हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। जब डाउट क्लास लेंगे तो वहां पर आपका हम कमेंट जरूर रखेंगे और वहां पर हम आपको बता करके सॉरी बना करके बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, और भी अगर कहीं पर किसी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स बना ही है इसलिए, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। अभी तक आप लोग का शेयर नहीं हुआ है। अगर जब तक शेयर नहीं होगा फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगा, ठीक है ना। हम आपसे सुबह में वादा किए थे कि शाम को चाहे जैसे भी क्लास हो, क्लास होगा, बिल्कुल क्लास होगा। और आज क्लास हम लेने के लिए तैयार हैं। आज प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का जो पहला नंबर चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका सबसे लास्ट क्लास होने वाला है, सबसे अंतिम क्लास होने वाला है। ज्यादा लंबा चौड़ा भी क्लास नहीं होगा, एकदम छोटा सा क्लास होगा। तो आज का क्लास लेकिन है बड़ा शानदार। एक टॉपिक बस बचा हुआ था आपके किताब में ना, बस एक टॉपिक बचा हुआ था, दहन एवं ज्वाला, दहन एवं ज्वाला, ठीक है ना। एक टॉपिक मात्र बचा हुआ था। आज हम उस टॉपिक को कवर करेंगे, उसे खत्म करेंगे। 8वां क्लास है प्यारे बच्चों, यानी कि यह 8वां क्लास हम लेने जा रहे हैं पहला नंबर चैप्टर में। तो चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। और जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं भाई, टॉपर बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर आपको वो तमाम तरह की फैसिलिटीज मिल रही है जो आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इस टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं और अगर पढ़ने में मन लगाते हैं, जिस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप पढ़ने में मन लगाते हैं, तो मेरा गारंटी ले लीजिए आप कि 470-80 नंबर से प्लस ही आपका नंबर आएगा, उससे कम आने का चांस ही नहीं है। लेकिन हम गारंटी तभी दे सकते हैं जब आप पढ़ने में मन लगाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बैच में एडमिशन ले लेने से आपको 470 नंबर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं।
समझ गए ना। सिर्फ इस बैच में एडमिशन ले लेने से अगर आप सोच रहे हैं कि 470 आ जाएगा हमारा, तो बिल्कुल भी नहीं। जितना हम आपको पढ़ने के लिए देते हैं, जितना हम आपको याद करने के लिए देते हैं, जितना हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं, सभी को याद करना होगा। टारगेट बोर्ड का नोट्स आप लोग देख रहे हैं, कितना सिंपल वे में आप लोग को हम दे रहे हैं, कितना सिंपल लैंग्वेज में दे रहे हैं। अगर वो सब चीज का तैयारी आप नहीं करेंगे, अगर नहीं याद करेंगे, तो सिर्फ इसमें एडमिशन ले लेने से ना आपका कुछ नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अगर आप नदी में जाते हैं तैरने के लिए, नदी में जाते हैं तैरने के लिए, तो तैरने के लिए ना आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है। जब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे आप तैरने के लिए सीखेंगे नहीं। अगर आप किसी को कहते हैं कि बिना हाथ पैर चलाए हमको तैरने के लिए सिखा दो, कभी संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं, आप तो डूब जाओगे ना। बिना हाथ पैर चलाए कोई तैरने के लिए सीख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरीके से बिना अपना हाथ पैर चलाए सिर्फ यहां नदी में, मतलब ये जो टॉपर बैच है ना बच्चों, समझ लीजिए कि एक नदी है। टॉपर बैच है ना, समझ लीजिए कि एक नदी है, और इस नदी में ना आप तैरने के लिए सीखने आए हो कि किस तरीके से इस नदी में तैरा जाता है। और यहां पर जब तैरने के लिए आए हो तो तैरने के लिए तुम्हें हम सिखाएंगे, लेकिन हाथ पैर तुम्हें खुद चलाना होगा। तुम्हारे बदले हम हाथ पैर नहीं चला पाएंगे, और हमारे हाथ पैर चलाने से आप तैरने के लिए नहीं सीख जाएंगे। तो इसलिए हाथ पैर आपको खुद चलाना होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है ना। लगभग 1000 बच्चे के आसपास जुड़ने वाले हैं, लेकिन लाइक अभी भी बहुत कम है। लाइक फटाफट से कर दीजिए, आज हम क्लास शुरू करते हैं। तो जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, इस बैच में एडमिशन जरूर ले लीजिएगा। इसके लिए आप लोगों के पास 2 नंबर है, 8114532021 इस दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके आराम से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपको हम बता रहे थे पहला नंबर चैप्टर, लेकिन पहला नंबर चैप्टर में हम अब वो तमाम चीजें आपको हम बता चुके हैं जो आपके लिए इस चैप्टर में पर्याप्त है। क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लेना। हालांकि हम क्वेश्चन बैंक तो करवाएंगे, जब ये वाला क्लास खत्म हो जाएगा ना तो हम इसके बाद क्वेश्चन बैंक ही करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक का जितना भी क्वेश्चन है ना जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, हम कल वो सब क्वेश्चन करवाएंगे। तो कल उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। फिर हम ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी लेंगे, फिर उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यानी कि इस चैप्टर में भी 2 क्लास और एक क्लास जो कल वाला क्लास होगा ना, उसमें क्या करवाएंगे? क्वेश्चन बैंक का पूरा एनालिसिस 2011 से लेकर के 2023 तक, 2011 से 2023 तक, यानी कि प्रीवियस 12, 13, 14 साल का जो क्वेश्चन है ना, किस कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा है, कहां से क्वेश्चन पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है, सब कुछ हम आपको बताएंगे एकदम बता करके कि देखो इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछा, इस साल ये वाला क्वेश्चन पूछा, हम सब बताएंगे। इसके अलावा अगले दिन हम आपसे ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे कि बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे ना कि सर टेस्ट तो आप ले नहीं रहे हैं। बच्चों टेस्ट के लिए ना हम जब भी चैप्टर खत्म हो रहा है हम टेस्ट आपका ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, समझ गए ना। जब भी खत्म हो रहा है ना टेस्ट ले रहे हैं। बीच बीच में कभी हम महा मैराथन लेकर के आएंगे जहां पर हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर के टेस्ट ले लेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूर वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम सीधे आगे बढ़ते हैं और वहीं पर चलते हैं जहां पर हम पिछले क्लास में खत्म किए थे, ठीक है। पिछले क्लास में हम जहां पर खत्म किए थे ना, हम सीधे वहीं पर चलते हैं। सीधे हम वहीं पे चलते हैं जहां पर हम पिछले क्लास में खत्म किए थे। आज बहुत ओवन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए आप लोग कि आप लोग को नाम लिखने के लिए आ गया था ना, जरा एक बार बताइए तो कमेंट करके। आप लोग को नाम लिखने के लिए आ गया था ना? उसके पहले आप जरा ये बता दीजिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का संकेत हम आपको बताए थे, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का संकेत हम आपको बताए थे। हम प्यारे बच्चों आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, आपसे हम पूछते हैं, आप लोग जवाब बताइएगा। हम आपसे पूछते हैं, आप लोग जवाब बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे को आता है, कितने बच्चे को नहीं आता है। चलिए हम सिंपल से, हम शुरू से पूछना शुरू करते हैं। बताइए a प्लस बी से बन गया ए बी। बताइए यह कौन सा समीकरण है, कौन सा अभिक्रिया है? जल्दी से बता दीजिए। ये बच्चों बताइए कौन सा अभिक्रिया है। देखते हैं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। एकदम कमेंट बॉक्स आज भर जाना चाहिए बच्चों, कमेंट बॉक्स ना आज भर जाना चाहिए। बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है? फटाफट से बता दीजिए ये कौन सा अभिक्रिया है, जल्दी जल्दी से बताइए। वाह क्या बात है, क्या बात है जी, संयोजन अभिक्रिया है सर, बहुत बढ़िया। संयोजन अभिक्रिया है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। पेमेंट नहीं हो रहा है बाबू, तो उस नंबर जो 2 नंबर बताया ना वहां पर जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, संयोजन अभिक्रिया है सर। बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है कि सर ये संयोजन अभिक्रिया है।
बिल्कुल सही जवाब है, ये संयोजन अभिक्रिया है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ए प्लस बी सी से बन जाएगा प्यारे बच्चों क्या, बी प्लस ए सी, बी प्लस ए सी। बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है, फटाफट से बता दीजिए ये कौन सा अभिक्रिया है। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। अगर ये वाला बता दिए तो समझेंगे कि हाँ भाई सचमुच में याद है और आप मेहनत किए हैं। अगर नहीं बताए तो समझेंगे कि बिल्कुल भी आप मेहनत नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए बताइए, ये वाला हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। बताइए ए प्लस बी सी से बन गया बी प्लस ए सी, ये कौन सा अभिक्रिया है? बच्चों का जवाब क्या आ रहा है? विस्थापन अभिक्रिया है सर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आप लोगों का, विस्थापन। ठीक है ना, ये कौन सा अभिक्रिया है आपका? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए एक अलग क्वेश्चन पूछते हैं हम, तीसरा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है ए बी से बन गया, ए बी से बन गया ए प्लस बी। बता दीजिए अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा तो ये कौन सा अभिक्रिया है? अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बच्चों आप लोग को मिलेगा तो बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। जल्दी से बताइए ये कौन सा अभिक्रिया है बच्चों, ये कौन सा अभिक्रिया है? वाह, वियोजन अभिक्रिया है सर, बिल्कुल सही जवाब है, वियोजन अभिक्रिया है सर, बिल्कुल सही जवाब है। एकदम बच्चे आप लोग को ना एकदम याद हो गया, कंठस्थ हो गया है। चलिए एक चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लास्ट पूछ लेते हैं आपसे। चौथा नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। ए बी प्लस सी डी से बन गया प्यारे बच्चों ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। बता दीजिए ये कौन सा अभिक्रिया है? फटाफट से, ये कौन सा अभिक्रिया है? आप लोग को तो याद होना चाहिए ना, याद होना चाहिए। बता दीजिए ये कौन सा अभिक्रिया है? हाँ, आज छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाना है, इसलिए ना आज हम ज्यादा क्वेश्चन ही पूछेंगे। देखेंगे कितना याद किए हैं कितना याद नहीं किए हैं। ये कौन सा अभिक्रिया है? द्विव विस्थापन। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, द्विव विस्थापन, द्विव विस्थापन। ये बच्चों द्विव विस्थापन अभिक्रिया है, एकदम लाजवाब सही जवाब है। ठीक है ना, तो ये चार तो हो गया। चलिए और भी हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और भी हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। बताइए सांस लेना बच्चों कौन सी अभिक्रिया है? सांस लेना, सांस, श्वसन बता दीजिए, सीधे सीधा बता दीजिए, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया बता दीजिए कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? फटाफट से आप लोग बताइए, श्वसन की अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हम्म, फटाफट से आप लोग बताइए श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? क्या कमेंट आ रहा है? संयोजन, द्विव विस्थापन। दो ऑप्शन देते हैं, उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, यही दोनों में से कोई एक होगा। फटाफट से बताइए, ठीक है ना, उष्मा शोषी या उष्मा छेपी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। वाह क्या बात है, उष्मा छेपी बिल्कुल सही जवाब है, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी बिल्कुल सही जवाब है, उष्मा छेपी। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। शाक सब्जियों का विघटित होना, शाक, शाक सब्जियों का विघटित होना, शाक सब्जियों, शाक सब्जियों का विघटित होना, शाक सब्जियों का विघटित होना, ये बता दीजिए आप लोग कौन सी विक्रिया है? शाक सब्जियों का विघटित होना, ये कौन सी अभिक्रिया है? फटाफट से बताइए आप लोग। शाक सब्जी जब सड़ता है ना तो वो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा प्यारे बच्चों? वो भी क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी। क्योंकि गनौरा जानते हैं आप लोग, जहां पर घर का टोटल गोबर फिकाता है, गांव में देखिएगा गनौरा ना गांव में होता है, जो मतलब कि गाय भैंस अगर घर में है तो उसका जो गोबर होता है ना कहीं एक जगह पर जमा किया जाता है, उसके अलावा घर का जो कूड़ा कचरा है ना सब वहीं पर फेंका जाता है। उसको ना हम लोग तरफ बोलचाल की भाषा में उसको गनौरा बोला जाता है, जो कि खेत में पड़ता है, समझ गए ना। जब एक बार पूरा टिल्ला हो जाता है ना तो उसके बाद उसको जो ट्रैक्टर का डल्ला रहता है ना, जो ट्रैक्टर का ट्रॉली होता है, उस पर डाल करके खेत में उसको डाला जाता है ताकि खेत का उर्वरा शक्ति बढ़े। ठीक है ना, तो जब साग सब्जी विघटित होता है ना तो वहां पर देखिएगा उष्मा निकलता है, गर्मी निकलता है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी कहलाएगा, उष्मा छेपी कहलाएगा।
ठीक है ना, उष्मा बाहर निकल रहा है तो उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषण हो रहा है तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी कहलाएगा। यहां तक किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं था। चलिए, अच्छा अब हम आपसे एक चीज और पूछते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तब क्या बनता है, बताइए तब क्या बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो फटाफट से बताइए, कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या बनता है। फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। अभी हम ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अभी इतना ही में काम नहीं चलेगा ना, अभी तो हम ढेर सारा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है, बिल्कुल सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब बता दीजिए आप लोग, अच्छा एक एक ना बस इसी को हम समीकरण में कर देते हैं, C+O2, ठीक है ना, C+O2 से बन गया प्यारे बच्चों CO2, CO2, ठीक है ना। इसमें आप हमें यह बता दीजिए, इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है या फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ है, जल्दी से बताइए तो, इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ है, ऑक्सीकरण किसका हुआ है, जल्दी से बता दीजिए। हम आपको बताए थे कि ऑक्सीजन जिसके साथ आकर के मिलता है इसी का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि कार्बन का इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे, बताइए S+O2 क्या होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन को अगर हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा। इसमें बच्चों सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना, ऑक्सीकरण हुआ है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, जब प्यारे बच्चों जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो तब कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, फटाफट से बताइए तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, अभिक्रिया कहलाएगा, बताइए कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा। सही जवाब क्या होगा, जब हाइड्रोजन का वृद्धि हो तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, हाइड्रोजन का वृद्धि हो तो अवकरण कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है अवकरण, अवकरण जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। देखिए होता क्या है ना बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण आपको पढ़ा दिए ना, ऑक्सीकरण हम आपको पढ़ा दिए, ऑक्सीकरण हम आपको पढ़ा दिए, यानी कि ऑक्सीडेशन पढ़ा दिए हम आपको, ऑक्सीडेशन पढ़ा दिए, और प्लस में प्यारे बच्चों हम रिडक्शन भी आपको पढ़ा दिए हैं, REDUCTION, रिडक्शन भी पढ़ा दिए। अब दोनों को मिला करके क्या बनता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन जोड़ रिडक्शन बराबर क्या बनता है, देखिए ऑक्सीडेशन जोड़ रिडक्शन, उसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं जरा देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसका शुरुआत वाला 3 अक्षर उठा लीजिए, इसका शुरुआत वाला 3 अक्षर उठा लीजिए और इसका शुरुआत वाला 2 अक्षर उठा लीजिए, ठीक है ना। तो इसका शुरुआत वाला 3 अक्षर उठाएंगे तो क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा, और इधर वाला 2 अक्षर उठाएंगे तो एक क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ऑक्स बन जाएगा, यानी कि रिडॉक्स, क्या बन गया बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, समझ में आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलकर के रिडॉक्स रिएक्शन बनाता है, समझ में आ गया ना। हिंदी में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, हम रिएक्शन को हिंदी में अभिक्रिया बोलते हैं, तो रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। देखिए अभी तो बस यह छोटा सा चीज हम आपको बताए हैं कि ये भाई देख लो ये क्या होता है, एक टॉपिक है, बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिल गया तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा।
आपको हम बता रहे हैं, जब आप बच्चों 11th क्लास में जाइएगा ना, 11th क्लास में जाइएगा, तो इसका एक अलग चैप्टर ही पढ़ना है, इसका एक अलग चैप्टर पढ़ना है, और कम से कम 20 क्लास में यह चैप्टर खत्म होता है बच्चों। मतलब कि लगभग 20 घंटे के क्लास में ना ये चैप्टर खत्म होता है, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। आईआईटी का तैयारी करना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे जब आप आईआईटी का तैयारी करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, अब प्यारे बच्चों हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। नाम लिखना आप लोग सीख गए थे ना, सोडियम Na और सल्फेट को SO4, तो Na2SO4, क्योंकि SO4 पर 2 आयन माइनस में होता है ना, तो इसका वाला आ जाएगा इधर में और इसका वाला हो जाएगा उधर, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आपको बता दिए थे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां तक हम आपको बता दिए थे। अब एक नया टॉपिक क्या शुरू होने जा रहा है, दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला कहते किसको हैं, ये चीज बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल मन लगेगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। देखिए थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो, समझ गए ना, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। कहने का अर्थ क्या हुआ, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। जिस तरीके से आप बेहतर से बेहतर चैनल चुन लिए है ना, कि टारगेट बोर्ड एकदम बेहतर चैनल है हमारे लिए, वैसे ही आप बेहतर से बेहतर जिंदगी में तलाश करो। ऐसा नहीं कि सोच छोटा रखना है। जिंदगी में कोई पूछे क्या बनना है, हमको भाई आईएएस बनना है, ठीक है ना, हमको जज बनना है। क्या बनना है भाई, हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। क्या बनना है भाई, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। समझ गए ना, यानी कि लेवल एकदम ऊंचा रखिए, लेवल ऊंचा रखिए अपना, ठीक है ना। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, यानी कि अगर छोटा सा अचीवमेंट मिल जाए, अगर छोटी सफलता मिल जाए ना, तो उस सफलता को आधार बना करके बड़ी सफलता की ओर बढ़ना। जीवन का ये मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं हम आपको। अगर कोई छोटी सफलता भी मिल जाए ना, तो उस सफलता को आधार बना करके बड़ी सफलता की ओर बढ़ना। अगर नदी मिल जाए ना, अगर नदी को पकड़े 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 चल जाओगे ना, तो तुम समुंदर के पास पहुंच जाओगे, क्योंकि नदी भी एक बार जाकर के समुंदर में मिल जाती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर छोटी सफलता मिले, उसको एकदम पकड़ के आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। सोच तुमको एकदम समंदर के पास ही रखना है कि समंदर तक हमें पहुंचना है, जरूर तुम एक दिन समंदर बन जाओगे। समझ गए ना, बहुत बड़ा बन जाओगे यार, सागर बन जाओगे, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग दहन और ज्वाला पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला बात तो यही उठता है ना कि आखिर दहन होता क्या है। आखिर दहन होता क्या है, बिल्कुल सिंपल है रे भाई। दहन होता क्या है, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। देखिए ना, अभी एक हम लाइटर लाए थे कि ताकि आप लोग को ना एक्सपेरिमेंट करके हम समझाएं, और वो लाइटर हमारे पास है नहीं। हालांकि आग जलते हुए तो आप लोग देखे होंगे, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो आग जलते हुए न देखा हो। आग जलते हुए आप लोग देखे हैं ना, आग जलते हुए बच्चों आप लोग देखे हैं ना, तो बस समझ लीजिए कि वो जो आग जल रहा है ना, वही क्या है, दहन है। वो जो आग जल रहा है ना, वही क्या है, दहन है। आग जलते हुए देखे हैं ना, वो क्या है, दहन है, ठीक है। क्योंकि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। जैसे लकड़ी को ही हम लोग जलाते हैं, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो लकड़ी जलने लगता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कभी नहीं जल सकता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कभी नहीं जल सकता है। आप क्या करें ना, एक प्यारे बच्चों मोमबत्ती ले लें, मोमबत्ती, मोमबत्ती को ना आग लगा दे, यानी कि मोमबत्ती को जला दे। जैसे ही मोमबत्ती जलना शुरू हो जाए, जैसे ही मोमबत्ती जलना शुरू हो जाए, उस मोमबत्ती को ना तुम एक गिलास से ढक दो। समझ गए ना, जैसे ही मोमबत्ती जलना शुरू हो जाए, उस मोमबत्ती को ना एक गिलास से ढक दो। कुछ देर के बाद ना धीरे धीरे मोमबत्ती बुझ जाएगा, यानी कि जलना बंद हो जाएगा। समझ गए ना, शीशा के गिलास से ढकना ताकि पता चले। मोमबत्ती कुछ देर जलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, यानी कि उस ग्लास में जब तक ऑक्सीजन था तब तक वह मोमबत्ती जला। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती का जलना भी खत्म।
समझ गए? यानी कि जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति के बिना वो पदार्थ नहीं जल सकता है। तो दहन का परिभाषा यही होगा कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब आग जलता है तो उष्मा उत्पन्न होता है, जब आग जलता है तो हीट उत्पन्न होता है ना जी, गर्म लगता है ना। आग में अपना उंगली डालते हो तो गर्म लगता है, समझ गए ना? देखते होंगे एक बच्चा जब बचपन में गुड़क गुड़क करके चलता है ना, अपने घुटनों के सहारे चलता है, अपने इस हाथ के सहारे चलता है, वो मोमबत्ती को पकड़ना चाहता है। ठीक है, बचपन में आप देखे होंगे कि अगर बच्चा एक, बचपन में आप कहावत सुने होंगे, हमारे घर के जो दादा दादी थे ना वो कहते थे कि एक बार बच्चा जब लालटेन को छूने के लिए जाए या फिर मोमबत्ती को छूने के लिए जाए, सीधे शब्दों में कहें कि बच्चा जब पहली बार आग को छूने के लिए जाए ना, उसको जाने दीजिए। अगर कोई छोटा बच्चा पहली बार आग को छूने के लिए जा रहा है, उसको जाने दीजिए, उसको आग को छू लेने दीजिए, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि दोबारा से हमें इस चीज को नहीं छूना है। उसे पता चल जाएगा कि दोबारा हमें इस चीज को नहीं छूना है, जलता है। समझ गए ना? वहीं प्यारे बच्चों हीट उत्पन्न होता है, यानी कि आग से क्या उत्पन्न होता है? हीट उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ लाइट उत्पन्न होता है। देखते हैं आग जब लगाते हैं तो क्या होता है, पूरा एकदम इंजोर हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। ठीक है ना? तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कार्बन को वायु में जलाएंगे, कोई भी पदार्थ जल सकता है, कोई भी पदार्थ जल सकता है। अगर बच्चों कार्बन को हम लोग वायु में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अभी हम आपको बताए ना, C+O2 से CO2, तो कार्बन को अगर जब वायु में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगर सल्फर को वायु में जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा, सल्फर को ही गंधक बोला जाता है। अगर गंधक को, अगर पूछ दे आपसे कि गंधक को वायु में जलाएंगे तो क्या होगा, कभी कभी पूछा जाता, कभी कभी ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में पूछ देता है कि गंधक को अगर वायु में जलाएंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि गंधक जोड़ गंधक को वायु में, इस प्रकार से गंधक को वायु में जलाने पर क्या बनेगा, गंधक को वायु में जलाने पर क्या बनेगा, वायु में जलाने पर क्या बनेगा। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, अब आप तो सोचेंगे कि अरे भाई प्रिंस सर तो कभी बताए नहीं थे कि गंधक जलेगा तो क्या बनेगा। अरे गंधक नहीं बताए थे प्रिंस सर, सल्फर तो बताए थे, जिसका संकेत एस होता है, ये तो बताए थे। तो सल्फर ही ना है। तो अगर प्यारे बच्चों सल्फर को वायु, वायु कहने का मतलब O2, अगर जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा। ये चीज हम आपको नहीं बताए हैं क्या? बताए हैं ना? तो इसलिए सल्फर जोड़ ऑक्सीजन क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यही चीज तो हम आपको बता रहे हैं, यही चीज तो हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और गंधक को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेकिन कोई पदार्थ जलेगा कब? ठीक है, हम तो बता दिए ना कि कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में आएगा तब जलेगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं बाबू, कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है, तभी कोई पदार्थ जलेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम इस डायरी को जलाना चाहते हैं, ये जो बच्चों डायरी हमारे सामने है ना, हम इस डायरी को जलाना चाहते हैं, तो क्या क्या शर्त रहेगा इस डायरी को जलने के लिए, बताइए? क्या सिर्फ आग, क्या सिर्फ इसको आग के हवाले कर देंगे ये जल जाएगा? बताइए, क्या इसको आग के हवाले कर देंगे जल जाएगा? अगर आग के हवाले करेंगे तो हम क्या करेंगे, बस एक बार लाइटर ऐसे करके जलाएंगे और तुरंत उसको बंद कर लेंगे, क्या ये जलना शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल भी नहीं। तो इसके जलने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो आवश्यक शर्त इसके लिए निम्नलिखित है। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। सबसे पहला, आखिर कौन सा पदार्थ जलाना है उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर हमें ये वाला डायरी जलाना है तो इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, अगर हमें ये रिमोट जलाना है तो इसकी उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि जो जो कुछ भी हमें जलाना है ना, पहले उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। उसके बाद दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति। अच्छा ये बताइए, ठीक है, हमको ये डायरी को जलाना है, हम निर्वात में चले जाएंगे और निर्वात में जा करके ना हम इसमें आग लगाएंगे, क्या ये जल जाएगा? हम बच्चों निर्वात में जाते हैं और निर्वात में जाकर के हम आग लगाएंगे, बताइए क्या ये जलेगा? हाँ चाहे ना, बता दीजिए, फटाफट से बताइए। थोड़ा सा बच्चों 1 मिनट वेट कर लीजिएगा, आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं।
चलिए फटाफट से बताइए क्या क्या चाहिए। दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति, यानी कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए कि हमको इस पेपर को जलाना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहने का मतलब कि हमको इस पेपर को जलाना है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जले, यानी कि हमारे पास पदार्थ के रूप में क्या है, पेपर है। ठीक है, पेपर है तो पेपर भाई जलेगा। दूसरी चीज क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। जब तक वायु नहीं रहेगा ना, पेपर जलेगा ही नहीं। वायु नहीं रहेगा, पेपर जलेगा ही नहीं। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए ज्वलन ताप की प्राप्ति, यानी कि ज्वलन ताप कहने का मतलब कि इसको उतना टेम्परेचर मिलना चाहिए जिस न्यूनतम टेम्परेचर पर ना ये जलना शुरू कर दे। हमारे एक हाथ में प्यारे बच्चों लाइटर है, जो कि आज ही हम लाए हैं आप लोग को बस समझाने के लिए। ठीक है ना, ऐसे तो हालांकि टॉपिक एकदम आसान है, लेकिन हमको ना एक्सपेरिमेंट करने में बड़ा मजा आता है, इसलिए हम सोचे कि जरा आप लोग को भी एक्सपेरिमेंट कर करके हम बता दें। तो देखिए, ऐसे हम बता दें कि हमारे डॉक्टर साहब का पुर्जा है, जब हमारा तबीयत खराब हुआ था ना, तो ये डॉक्टर साहब इस पर दवा लिख करके दिए थे कि चलो कोई बात नहीं, अब इसका काम खत्म, इसको जलाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें इस चीज को जलाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले बताइए, ये पेपर होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए जो कि ऑलरेडी इस रूम में अवेलेबल है, तभी तो हम जिंदा हैं। उसके बाद ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप हम कहां से देंगे, ज्वलन ताप प्यारे बच्चों यहां से मिल जाएगा। कहां से मिलेगा ज्वलन ताप ना, इस लाइटर से मिल जाएगा। इस लाइटर में देखिए आग जल रहा है ना, इस लाइटर में देखिए आग जल रहा है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ज्वलन ताप, यहां से इसको मिल जाएगा। अच्छा आप जरा देखिए, हम इसको जला करके देखते हैं, क्या हम यहां पर तुरंत इसको ऐसे करके हाथ करेंगे, हटा लेंगे, जल गया, ठीक है ना, देखिए जलना शुरू हो गया, ठीक है ना, देखिए जलना शुरू हो गया, यानी कि इसका ज्वलन ताप बहुत कम है। समझ गए, इस पेपर का ज्वलन ताप क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है इसका ज्वलन ताप। तभी ना हम जैसे ही लाइटर जलाए ये तुरंत जलना शुरू हो गया। ठीक है ना, अब देखिए एक बार फिर से इसको जलाते हैं, आपको समझाते हैं कि ज्वलन ताप होता क्या है। हम यहाँ लाइटर को जलाए, हम तुरंत ऐसे करके इसको हटा लिए, देखिए अब ये नहीं जला, क्योंकि इसको मिनिमम ज्वलन ताप नहीं मिला। समझ गए ना, मिनिमम इसको ज्वलन ताप नहीं मिला। फिर से जलाते हैं, चलो भाई देखिए फिर से हम ऐसे कर दिए, हम इसको हटा दिए, तुरंत हटा दिए, इसको ये किए हम तुरंत हटा दिए, लेकिन देखिए जरा सा इसको अगर ज्वलन ताप मिल जाता है ना, ये तुरंत जलना शुरू हो जाता है। यानी कि इसको क्या चाहिए, मिनिमम ज्वलन ताप चाहिए ताकि ये आग पकड़ सके। समझ गए, ताकि बच्चों ये आग पकड़ सके, मिनिमम इसको ज्वलन ताप चाहिए। वही वही हम एक और चीज ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, एक प्लास्टिक लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये प्लास्टिक है बच्चों, ठीक है ना, ये प्लास्टिक है, हम इसको जलाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि ये जलता है कि नहीं जलता है। जैसे हम इसको जलाने का प्रयास किए, देखिए इतना देर रखने के बाद भी क्या हुआ, ये बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त ज्वलन ताप नहीं दे रहे हैं। इसको जलने के लिए जो पर्याप्त ज्वलन ताप है ना, वो ज्वलन ताप, मिनिमम ज्वलन ताप इसको नहीं मिल रहा है। अगर कागज को हम जला रहे थे तुरंत आग पकड़ ले रहा था, लेकिन अगर हम इस चीज को जला रहे हैं तो देखिए ये जल्दी आग पकड़ ही नहीं रहा है। देखिए ये आग ना पकड़ ही नहीं रहा है, ये जल ही नहीं रहा है। जब कितना देर तक हम इसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी ये नहीं जल रहा है, यानी कि इसका ज्वलन ताप ज्यादा है, इसका ज्वलन ताप ज्यादा है। तो बच्चों आग लगने के लिए ना ज्वलन ताप बहुत ही ज्यादा मायने रखता है कि ज्वलन ताप इसका कितना है। तो यही होता है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप आप लोग समझ गए, हम ज्वलन ताप पर बार बार इसलिए फोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि ज्वलन ताप परीक्षा में पूछता है, इसलिए अब की बार हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि ज्वलन ताप कहते किसको हैं। ज्वलन ताप आखिर कहते किसको है ना, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। समझिए ज्वलन ताप को क्या कह रहा है, वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम ताप यानी कि वह मिनिमम टेम्परेचर, वह सबसे कम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे अभी अगर हम इस कागज को जला रहे थे तो तुरंत जल रहा था, यानी कि इस कागज का ज्वलन ताप कम है। वहीं अगर अभी हम इस प्लास्टिक को जला रहे थे तो प्लास्टिक का ज्वलन ताप चूंकि ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी आग नहीं पकड़ रहा था। यहां तक बच्चों बताइए आप लोग को समझ में आया, यहां तक आप लोग को समझ में आया ज्वलन ताप क्या होता है। यानी कि जो पदार्थ जितना जल्दी जलना शुरू कर दे उसका ज्वलन ताप उतना कम होगा, जो पदार्थ जितना देर से जलेगा उसका ज्वलन ताप उतना ही ज्यादा होगा। जैसे पेट्रोल की हम बात करते हैं तो पेट्रोल का ज्वलन ताप ना बहुत कम होता है। पेट्रोल अगर कहीं छिड़क दो, अगर हल्का सा अगर तुम माचिस जलाओगे ना, देखना पेट्रोल कितना जल्दी आग पकड़ लेता है।
एलपीजी गैस, देखते हो कहीं पर एलपीजी गैस लीकेज करता है ना, अगर बिजली का एक थोड़ा सा चिंगारी आ जाए, कहा जाता है कि जिस घर में एलपीजी गैस लीक कर रहा हो ना, वहां पर स्विच को भी बंद नहीं करना चाहिए। जो बिजली का स्विच है ना, उस स्विच को भी बंद नहीं करना चाहिए, बंद चालू नहीं करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि जब हम स्विच को बंद चालू करते हैं ना, तो स्विच के अंदर चिंगारी उत्पन्न होता है। आपको पता है, बाहर से भले वो चिंगारी हमें ना दिखाई दे, बाहर से प्यारे बच्चों भले वो चिंगारी हमें ना दिखाई दे, लेकिन अंदर में ना चिंगारी उत्पन्न होता है। समझ गए? चिंगारी उत्पन्न होता है, स्पार्क जिसको बोलते हैं, तो चिंगारी उत्पन्न होता है। अब बताइए, घर में अगर गैस लीक कर रहा है, अगर स्विच दबाइएगा, आपको नहीं पता चला, लेकिन स्विच के अंदर तो चिंगारी उत्पन्न हुआ ना, एलपीजी गैस में आग वहीं से लग जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि पेट्रोल हो गया, पुआल, नेवारी वाला पुआल देखे, धान वाला पुआल, पुआल हो गया, कागज हो गया जिसको जला करके भी हम देख रहे थे, लकड़ी, कोयला, ये सब ना ज्वलन ताप इसका कम होता है, ज्यादा इसका ज्वलन ताप नहीं होता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा सर ज्वलन ताप किसका होता है, जो बहुत देरी से आग पकड़ता है, सबसे ज्यादा ज्वलन ताप, तो बच्चों ध्यान रखना, कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है। कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है। और कहेगा कि सर सबसे कम ज्वलन ताप किसका होता है, तो सबसे कम किसका होता है? पेट्रोल का। ठीक है, तो कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज्यादा होता है, जबकि पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। बताइए, समझ में आ गया क्या? केमिस्ट्री का पीडीएफ आज रात में अपलोड हो जाएगा बच्चों। केमिस्ट्री का पीडीएफ आज रात में एप्लीकेशन पर अपडेट हो जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रिंट मरवा लेना। ठीक है ना? और प्रिंट इसलिए मरवाना ताकि उसको रिवाइज कर सके घर में, उसको ना अच्छा दिखने के लिए नहीं कि बस उसको हम एकदम सरिया करके रख दिए हैं, अच्छा दिखाई दे रहा है, हमारे टेबल पर ना टारगेट बोर्ड का नोट्स है, ये चीज दिखाने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए, रिवीजन के लिए उसको प्रिंट मरवाना। ठीक है ना? सारे बच्चों को समझ में आ गया? बता दीजिए। इतना बढ़िया से ज्वलन तो आप कौन पढ़ाएगा रे बाबू, हम एक्सपेरिमेंट करके स्टूडियो में आग जला जला करके बता रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया ना? चलिए, अच्छा, ज्वाला किसे कहते हैं? ज्वाला किसे कहते हैं आपको पता है? ज्वाला, जैसे प्यारे बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, ज्वाला किसे कहते हैं। आज ये टॉपिक था ना, इसलिए हम आज 10 रुपया में लाइटर खरीद के लाए हैं, 10 रुपया का खर्च किए हैं, लेकिन इस 10 रुपया में ना हम आपको सिखा देंगे, ये ज्वलन ताप वाला है ना, ये सिखा देंगे। ऐसे हम इसको रखते नहीं हैं, जानते हैं इसको रखने का मतलब क्या है? अगर ये लाइटर आपके पास है ना, तो कोई आदमी आएगा तो सबसे पहला शक करेगा, सिगरेट पीते हो भाई क्या? अगर ये लाइटर रखते हो ना, तो लोग सबसे पहला सवाल करेगा, अरे लाइटर रखे हुए है, सिगरेट पीता है क्या? समझ गए? तो इस चीज के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम लाइटर लाते नहीं थे, जबकि आज आप लोग को समझाने के लिए हम लाइटर लाए हैं। देखिए, अब बच्चों हम आपको समझा रहे हैं ना कि ज्वाला क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि इस लाइटर के अंदर भी गैस भरा हुआ है, समझ गए ना? इस लाइटर के अंदर भी गैस भरा हुआ है। अगर हम प्यारे बच्चों इस लाइटर को जलाते हैं, देखिए अगर हम इस लाइटर को जलाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस लाइटर को जलाते हैं तो ऊपर में जो आग फेंक रहा है ना, देख रहे हैं, ये जो आग फेंक रहा है इसी को कहते हैं ज्वाला। क्या कहते हैं? ज्वाला। ज्वाला यानी कि आग। देखिएगा जरा ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वाला बोलते हैं। समझ में आया? देख लीजिए ध्यान से, ये जो आग फेंक रहा है ना, इस आग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। तो ज्वाला क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब एक ऐसा एरिया है जहां पर गैसीय पदार्थ जलते हैं। जैसे देखिए, ये हमारे लाइटर के ऊपर में ये वाला जो एरिया है ना, एक ऐसा एरिया है जहां से इस लाइटर से गैस निकल रहा है और इस एरिया में आकर के जल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ज्वाला मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। हालांकि चित्र के माध्यम से यहां पर हम बताने का प्रयास किए हैं कि ज्वाला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। प्यारे बच्चों, इसको ना जब हम जलाएंगे तो देखिएगा, इसमें 3-4 तरीके का रंग दिखाई देगा। एक नीला क्षेत्र दिखाई देगा, एक काला क्षेत्र दिखाई देगा जहां से प्रकाश नहीं निकलता है, एक दीप्त क्षेत्र दिखाई देगा जहां से प्रकाश निकलता है, और एक अदीप्त। नीला और काला आपको मुख्य रूप से दिखाई देगा। अगर आपको यकीन ना हो ना, तो हम थोड़ा सा इस लाइटर को नजदीक से जलाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, शायद आपको कैमरे में पता चले, हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हम इसको ब्लैक कलर के पास, हाँ देखिए, अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जहां पर इसका देख लीजिए,
जहां से इसका शुरुआत हो रहा है, इस ज्वाला का ना जहां से शुरुआत हो रहा है, आप देखिएगा कि यहां पर कैसा है, नीला क्षेत्र है, ब्लू क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एकदम ब्लू क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, एकदम सबसे नीचे में देखिए। उसके अलावा आप बीच में अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको काला क्षेत्र दिखाई देगा। ऊपर में यहां पर जो लाल क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ना यहां पर, ये प्यारे बच्चों दीप्त क्षेत्र है। क्या है? दीप्त क्षेत्र है। ये क्या है? दीप्त क्षेत्र है। और सबसे नीचे में जहां से ये जलना शुरू हो रहा है ना, वहां पर काला क्षेत्र होगा, और वो क्या है बच्चों? अदीप्त क्षेत्र है। तो बताइए यहां तक समझ में आया? देखिएगा जरा ध्यान से, नीला क्षेत्र ये है कि नहीं है। देखिए देखिए, और कैमरे के नजदीक हम लाते हैं। देखिए तो यहां पर आपको नीला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। देखिए तो यहां पर नीला दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में उजला दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, और बीच में काला दिखाई दे रहा होगा। तो जो नीला क्षेत्र है ना उसको नीला क्षेत्र बोलते हैं, ऊपर में है उसको काला क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आ गया? बताइए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? बोलिए। जैसे प्यारे बच्चों ये जो हमारा प्रकाश जला ना, ये जो हमारा प्रकाश जला, तो आपको ना जहां से इसका लॉस शुरुआत हो रहा है, जहां से देखिए, जहां से ये जलना शुरू हो रहा है ना, जहां से जलना शुरू हो रहा है, यहां पर देखिएगा ना तो नीला क्षेत्र दिखाई देगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा तो आपको ना दीप्त क्षेत्र दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ये वाला जहां से प्रकाश निकलता है। समझ गए ना? नीला क्षेत्र से प्रकाश नहीं निकलता है, काला क्षेत्र से प्रकाश नहीं निकलता है, दीप्त क्षेत्र से प्रकाश निकलता है, जहां पर आपको उजला दिखाई दे रहा था। ठीक है, दीप्त क्षेत्र से बच्चों प्रकाश निकलता है। ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये प्यारे बच्चों दीप्त क्षेत्र है, जहां से प्रकाश निकलता है। समझ में आया? बताइए। समझ में आ गया ना? तो ये जो तो क्या बता रहे थे, ज्वाला जो होता है ना, बस 4 प्रकार का होता है: नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। अब देखिए, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि सबसे नीचे वाला जो भाग है ना, ये वाला नीला क्षेत्र, यहां पर दहन की क्रिया नहीं होती है। दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, इसका रंग पीला होता है। अदीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन नहीं होता है। ठीक है ना? पीला वाला जो भाग आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है ना, देखिए जहां पर जल रहा है आपको उजला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में पीला कलर का होता है। घर में दिया जलता होगा, ललटेन जलता होगा ना, तो ऊपर में देखते होंगे क्या होता है, अदीप्त क्षेत्र नहीं बल्कि इसका यहाँ पर क्या होता है, पीला क्षेत्र होता है। ठीक है ना? जहां से कि क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, जहां से लाइट निकलता है। बताइए समझ में आ गया? समझ गए सर? चलिए सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि ज्वाला को चित्र के द्वारा बताइए, तो इस प्रकार से चित्र बता देना, उसमें बता देना नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो और अब देखिए यहां तक तो लगभग लगभग आपका समाप्ति हो गया है ना। अच्छा, अब प्यारे बच्चों हम आपसे एक चीज पूछते हैं, घर में जो खाना बनाने के लिए गैस प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा गैस है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे, घर में जो खाना बनाने के लिए गैस प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा गैस है? बताइए, घर में खाना बनाने के लिए कौन सा गैस यूज होता है? आप बोलेंगे कि सर एलपीजी यूज होता है, जिसको अंग्रेजी में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। चलिए उसके बाद एलपीजी किसका मिश्रण होता है, इसके प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं, यानी कि ये क्या क्या मिला करके बनाया जाता है, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया आदि इसका मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और ये सब कुछ होता है। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए, अच्छा ये जानते हैं एलपीजी में ना गंध नहीं होता है। आप लोग का जब घर में गैस लीकेज करता होगा ना, दूर से पकड़ लेते होंगे, अरे देखो कहीं पर घर में गैस लीक कर रहा है, पकड़ लेते हैं ना। एक्चुअल में प्यारे बच्चों एलपीजी में गंध नहीं होता है। गैस लीक न करे इसलिए उसमें गंध के लिए एक अलग पदार्थ मिलाया जाता है। एलपीजी में कोई गंध नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब गंध नहीं होता है, घर में गैस लीक करते रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि गंध तो है नहीं, एकाएक सलाई मारेगा भाई, आग पकड़ लेगा। इसलिए ना उस उस एलपीजी गैस में ना गंध के लिए एक अलग से पदार्थ मिलाया जाता है, जिसका नाम है एथाइल मरकैप्टन। क्या नाम है? एथाइल मरकैप्टन। यह जो पदार्थ होता है ना, यही एलपीजी में गंध देता है। समझ गए ना? एथाइल मरकैप्टन ही क्या होता है, एलपीजी में गंध देता है। समझ गए? समझ गए ना? तो अगर आपसे कोई पूछे कि एलपीजी में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गंधहीन, जो गंध देता है, समझ गए ना, तो वो क्या होगा, मिथाइल सॉरी क्या, एथाइल मैरकैप्टन। क्या हो जाएगा? एथाइल मैरकैप्टन। याद रहेगा ना? बताइए।
ठीक है, समझ में आ गया। जिसको एथिल मरकैप्टन भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ना आप इसको एथिल मरकैप्टन, जैसे एथाइल है ना, कहीं कहीं पर आप इसको देखेंगे एथिल मरकैप्टन लिखा हुआ है, एथिल मरकैप्टन, ठीक है ना, एथिल मरकैप्टन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए अगर 1 ग्राम हम एलपीजी गैस ले लें तो कितना जूल उष्मा उत्पन्न होगा, समझ गए ना, 1 ग्राम में। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम में ना कितना जूल, 50 किलोग्राम, सॉरी 50 किलो जूल, 50 किलो जूल, किलो जूल उष्मा उत्पन्न होता है। 1 ग्राम एलपीजी गैस में ना 50 किलो जूल का उष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 ग्राम, ठीक है ना, 1 ग्राम एलपीजी में 50 किलो जूल उष्मा उत्पन्न होता है। और एथाइल मेरकैप्टन का सूत्र ध्यान रखिएगा, C2H5H, C2H5SH होता है, सॉरी छूट गया है यहाँ पर SH, C2H5SH ये होता है एथाइल मेरकैप्टन, ठीक है ना, C2H5SH ध्यान रखिएगा। जैसे एक सिलेंडर होता है गैस, एक गैस का सिलेंडर हुआ, उसमें ना थोड़ा बहुत ये वाला भाग मिला दिया जाता है, ये वाला एथाइल मेरकैप्टन मिला दिया जाता है, ताकि जब गैस लीक करे तो लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई गैस लीक कर रहा है, बस इसलिए मिलाया जाता है, और कोई बात नहीं है। पता ये यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत तो अब नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों लगभग लगभग अब आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, हम इसे बता देते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये हम एकदम शॉर्टकट में, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी हम ये चीज बताएंगे, लेकिन फिर भी हम यहां पर बता दे रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप लोग को पता है श्वसन एक उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। एक द्रव धातु का नाम लिखे तो पारा एक द्रव धातु है। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन किसी के साथ संयोग कर रहा है तो उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, आप लोग को पता है। एक द्रव आधातु का नाम, तो द्रव आधातु में ब्रोमीन आ जाएगा। दो निष्क्रिय गैस का नाम, तो हीलियम हो जाएगा और नियोन हो जाएगा। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। अगर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है तो उसको अवकरण हम लोग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण या अवकारक कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, समझ गए ना। चलिए, किसी पदार्थ का 2 या 2 से अधिक भागों में टूटना, अगर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, जैसे ए बी से बन रहा है ए प्लस बी, तो 2 भागों में टूट रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन बोलेंगे। एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना विस्थापन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं, इस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। 4 प्रकार के होते हैं, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। एलपीजी का पूरा नाम, ये सब ना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन ना आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा रे भाई, ऑब्जेक्टिव के लिए खास एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलपीजी का पूरा नाम बताइए, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, एथाइल मेरकैप्टन, एथिल मेरकैप्टन भी बोल लीजिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH का दिहोल्टू, आपको बताए थे CaO प्लस में H2O मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों बनता है CaOH का दिहोल्टू, आपको बताए थे ना। चलिए, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाता है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ये भी आपको बता चुके हैं। अगर 2 आयन का अदला बदली हो रहा है तो उसको हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उष्मा का निष्कासन अगर अभिक्रिया में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी बोलते हैं। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, या फिर उसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश में होने वाली एक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Zn4 होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, इसका भार 18, इसमें कितना भार होता है, जल का सूत्र आप इधर वाला ना 18 kg होता है, आप इतना ही याद रखिएगा, जल का सूत्र H2O होता है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, अब बच्चों आप लोग चिप्स का थैली देखे होंगे, चिप्स आप लोग खाते हैं ना कुरकुरे, उसमें देखते हैं ना कि कुरकुरे इतना सा रहेगा और एकदम पैकेट फुला करके एकदम बड़ा कर ले रहता है, देखने में लगता है कि पैकेट भरा हुआ है, लेकिन उसमें से इतना सा आप लोग को एकदम निकल के मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि चिप्स जो है वो एकदम टाइट रहे। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है बच्चों, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए, तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए इसे क्या करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए। गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार का होता है, आपको बताए थे, अगर गैस निकल रहा है अभिक्रिया में तो ऊपर की तरफ तीर का निशान होगा, अगर प्यारे बच्चों अवक्षेप निकल रहा है तो तीर का निशान नीचे की तरफ होता है। ये सब कुछ हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद
मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? MgCO3 का द होल थ्राइस होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो कुल मिलाकर के 26 वन लाइनर क्वेश्चन हम आपको बताए जो कि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। और यहां पर आपका द चैप्टर जो है ना बच्चों एकदम समाप्त हो जाता है। यानी कि आज इति श्री अस्ते रेवा खंडे श्री सप्तमो अध्याय समाप्ति। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठीक है ना? चलिए, तो यानी कि आज बच्चों जय हिंद जय भारत हो गया इस चैप्टर का। ठीक है ना? एकदम लाजवाब तरीके से यह चैप्टर खत्म हुआ। और चैप्टर खत्म होते के साथ ही हम सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चों। सबसे पहले हम आपसे बस और बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि अब बताइए ये जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है CHEMISTRY, ये जो हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप बता दीजिए, आप सबसे पहले बता दीजिए कि इस जो ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, पहला नंबर चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को इस सब्जेक्ट से क्या हुआ बच्चों? प्यार हुआ या फिर बता दीजिए कि हेट हुआ? बताइए, लव हुआ कि हेट हुआ? फटाफट से बताइए। अब बताइए आप लोग कि केमिस्ट्री से आप लोगों को प्यार हुआ या फिर नफरत हुआ? फटाफट से बता दीजिए, प्यार हुआ कि नफरत हुआ? प्यार हुआ या फिर बच्चों आप लोगों को नफरत हुआ? पहला नंबर चैप्टर खत्म करने के बाद हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हुआ कि नफरत हुआ? क्योंकि हम चाहते थे कि केमिस्ट्री से आप लोगों को प्यार हो जाए, क्योंकि केमिस्ट्री से डर लगता था ना आपको। अब बताइए ये डर खत्म हुआ कि नहीं? हाँ या ना? ये बच्चों आप लोगों का जो डर था वो डर खत्म हुआ कि नहीं? केमिस्ट्री से अब आप लोग को उम्मीद कुछ जागा कि नहीं? अब लगने लगा है कि केमिस्ट्री से अब हम लोग को डर नहीं होगा, अब हम केमिस्ट्री भी आराम से समझ सकते हैं। बताइए, आई लव केमिस्ट्री। वाह रे वाह, क्या बात है, आई लव केमिस्ट्री। वाह, सारे बच्चों का केमिस्ट्री खत्म। और ये पहला नंबर चैप्टर अपना खत्म हो गया। दूसरा नंबर चैप्टर से अब एप्लीकेशन पर चलेगा। ठीक है ना? लेकिन अभी यूट्यूब पर दो क्लासेस का और चलेगा। एक तो चलेगा क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस पूरा, और दूसरा चलेगा अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, दो चीज और चलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम पूरा क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना? पूरा क्वेश्चन बैंक का हम एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, एकदम जोरदार तरीके से आपसे फिर मुलाकात होगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंटवा में नहीं बताया ना तो फिर आप समझिए, कमेंटवा करके जरूर बताइएगा कि क्लासवा आपको कैसन लगा। समझ गए ना? क्लासवा कैसन लगा जरूर कमेंट करके बताइए। समझ गया? चलिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।